तो बच्चों, आज हम कक्षा 8वीं की इतिहास अध्याय 3 अंग्रेजी शासन का भारतीय जनजीवन पर प्रभाव के अंतर्गत छत्तीसगढ़ के प्रमुख आदिवासी विद्रोह के बारे में जानेंगे। पूरे भारत में जनजाति आंदोलन जब आग की तरह फैली तो हमारा छत्तीसगढ़ भी उससे अछूता नहीं रहा, अर्थात हमारे छत्तीसगढ़ के जनजातियों के द्वारा भी उस विद्रोह में भाग लिया गया। छत्तीसगढ़ राज्य में 18वीं शताब्दी के उत्तरार्ध से लेकर 20वीं शताब्दी के पूर्वार्ध तक अनेक जनजातीय विद्रोह हुए, अर्थात 18वीं शताब्दी के उत्तरार्ध से लेकर 20वीं शताब्दी के पूर्वार्ध तक पहले के भागों तक अनेक जनजातियों के द्वारा विद्रोह किए गए और ज़्यादातर जनजाति विद्रोह बस्तर क्षेत्र में हुए, जहाँ के जनजाति अपनी अस्मिता की रक्षा के लिए विशेष सतर्क थे। इन विद्रोहों में एक सामान्य विशेषता यह थी कि ये सभी विद्रोह जनजातियों को अपने निवास क्षेत्र, भूमि व वन में हासिल परंपरागत अधिकारों को छीने जाने के विरोध में हुआ था। यहाँ पर मैं ये बताना चाहूँगा कि जो जनजातीय जो विद्रोह हुए वे अधिकांशतः बस्तर के क्षेत्र में हुए। बस्तर के जो आदिवासी हैं, जनजाति वर्ग के लोग हैं, ये अपनी अस्मिता की रक्षा करने के लिए विशेष रूप से सतर्क थे और उनको ये लगा कि अगर बाहरी लोग हमारे बीच आ जाएंगे तो हमारी सांस्कृतिक धरोहर, हमारे रीति रिवाज में निश्चित तौर पे ये दखल डालेंगे, बाधा उत्पन्न करेंगे और हमारी संस्कृति नष्ट हो जाएगी। और इसीलिए इन्होंने इसका विरोध किया। और जो पहला विशेषता ये रहा कि इन्होंने अपने आवास क्षेत्र के लिए, कृषि उपज भूमि के लिए और रहने वाले वनों पर, जिन वनों पर ये आश्रित हैं, वन के खाद्यान्न के लिए, वन सामग्री के लिए जिन वनों पर ये आश्रित हैं, उन वनों को बचाने की दृष्टि से इन्होंने विद्रोह में भाग लिया। इनको लगा कि अगर हम विद्रोह में भाग नहीं लेंगे तो बाहरी लोग हमारे बीच आ जाएंगे और हमारे कमाने खाने की जरिया, हमारी संस्कृति, सारी चीज नष्ट हो जाएगी। ये विद्रोह जनजाति अस्मिता और संस्कृति के संरक्षण के लिए भी हुए। संस्कृति के संरक्षण का अर्थ है संस्कृति के बचाने के लिए। इनको लगा कि अगर बाहरी लोग आ जाएंगे तो हमारी संस्कृति निश्चित तौर पे खतरे में आ जाएगी, हमारी संस्कृति नष्ट हो जाएगी। इसीलिए इन्होंने विद्रोह में भाग लिया। विद्रोहियों ने नई शासन व्यवस्था और ब्रिटिश राज्य द्वारा थोपे गए नियमों और कानूनों का विरोध किया। जो ब्रिटिश राज्य के द्वारा जो नियम बनाए गए, कानून जो जबरदस्ती थोपने का प्रयास किया गया, उनका इन्होंने खुलकर विरोध किया। अगली विशेषता है कि जनजाति मुख्यतः बाह्य जगत व शासन के प्रवेश से अपनी जीवन शैली, संस्कृति व निर्वाह व्यवस्था में उत्पन्न हो रहे खलल को दूर करना चाहते थे। अर्थात जो जनजाति हैं उनको शासन और बाह्य जगत के द्वारा जो इनकी जीवन शैली में, संस्कृति में और इनकी जीवन निर्वाह करने की शैली में जो बाधा उत्पन्न हो रहे थे, उनसे बचने के लिए, उनसे ये दूर रहने के लिए जनजातियों के द्वारा विद्रोह किए गए, ताकि ये इस अपने क्षेत्र से लोगों को बाहर निकाल दें और इनके अपने क्षेत्र में इनकी परंपरा, इनके रीति रिवाज सुरक्षित रह सके। उल्लेखनीय बात यह थी कि मूलतः जनजातियों के द्वारा आरंभिक विद्रोहों में छत्तीसगढ़ के गैर आदिवासी भी भागीदार बने। इसका तात्पर्य यह है कि ये जो जनजातीय विद्रोह हुए, इसमें केवल और केवल जनजातीय वर्ग का ही भागीदारी नहीं रही। इसमें गैर आदिवासी क्षेत्र, गैर आदिवासी लोग, गैर जनजातीय लोग अर्थात जो आदिवासी वर्ग के नहीं थे, उन्होंने भी आदिवासी वर्ग का कंधे से कंधा मिलाकर साथ दिया और इन विद्रोहों में वे भी भाग लिए। तो हमारे छत्तीसगढ़ राज्य में जो विभिन्न प्रकार के विद्रोह हुए, उनमें से कुछ इस तरह से है। पहला है हलवा विद्रोह। हलवा विद्रोह 1774 से लेकर के 1779 के बीच में हुए और इसके जो नायक थे वे अजमेर सिंह को माना जाता है कि इस विद्रोह के नायक अजमेर सिंह थे, जो 1774 में सक्रिय हुए और ये बस्तर के राजा से मुक्त एक स्वतंत्र राज्य की स्थापना करना चाहते थे और उन्होंने हलवा जनजातियों और सैनिकों का समर्थन प्राप्त करके ये इन्होंने जनजातियों का विद्रोह का संचालन किया। और उस दौरान जो विद्रोह हुए जिसमें नरसंहार काफी व्यापक था, उसमें एक हलवा विद्रोही
ही ऐसी थी जो अपनी आप को बचाने में सफल हो पाई थी। इस विद्रोह के फलस्वरूप बस्तर मराठों को उस क्षेत्र में प्रवेश का अवसर मिला जिसका स्थान बाद में ब्रिटिशों ने ले लिया। ब्रिटिशों के मतलब ईस्ट इंडिया कंपनी के व्यापारी वर्ग को मिला इसका लाभ और यहाँ पर भी इंग्लैंड का जो है अधिकार होने लगा। अगला है परालकोट विद्रोह। परालकोट विद्रोह लगभग 1825 में हुआ है और ये विद्रोह मराठा और ब्रिटिश सेनाओं के प्रवेश के विरोध में हुआ था। जब मराठा और ब्रिटिश सेनाएं इस क्षेत्र में प्रवेश की हैं तो उनको रोकने के लिए ये विद्रोह हुए हैं और इस विद्रोह का नेतृत्व श्री गेंद सिंह ने किया था। उन्हें अबुझमानियों का पूर्ण समर्थन प्राप्त था और विद्रोहियों ने मराठा शासकों द्वारा लगाए गए कर को देने से इनकार कर दिया। मराठा शासक उस समय जो कर लगाए थे उन करों को देने से मना कर दिए और इसी कारण मराठा और विद्रोहियों मराठा का आक्रमण को दबाने के लिए विरोध स्वरूप ये परालकोट का विद्रोह हुआ है। अगला है तारापुर विद्रोह। तारापुर विद्रोह 1842 से 54 के बीच में हुआ है। 1842 से लेकर 1854 के बीच में जब बाहरी लोगों के प्रवेश से स्थानीय संस्कृति को बचाने के लिए अपने पारंपरिक सामाजिक आर्थिक राजनीतिक संस्थाओं को कायम रखने के लिए एवं आंग्ल मराठा शासकों द्वारा लगाए गए करों का विरोध करने के लिए स्थानीय दीवानों द्वारा यह विद्रोह प्रारंभ किया गया। जो उस समय के स्थानीय जो दीवान थे उन्होंने मराठा शासक और आंग्ल शासक द्वारा जो लगाए गए जो भूमि कर थे उन करों को नहीं देने के फलस्वरूप इस तरह के विद्रोह का उन्होंने प्रारंभ किया था और ये विद्रोह तारापुर विद्रोह के नाम से जाना जाता है जो 1842 से लेकर 1854 के बीच तक हुए हैं। अगला है माड़िया विद्रोह। ये माड़िया विद्रोह 1842 से लेकर 1863 के मध्य तक हुए हैं। इस विद्रोह का मुख्य कारण सरकारी नीतियों द्वारा जनजातीय आस्थाओं को चोट पहुंचाना था, अर्थात जनजाति जो आस्था थे उन पर आघात जब होने लगा तो जनजातियों को लगा कि हमारी संस्कृति को अगर बचाना है तो हमें विद्रोह में खड़ा होना पड़ेगा और इस सोच के साथ इन्होंने विद्रोह प्रारंभ किया और इस दौरान नरबली प्रथा के समर्थन में माड़िया जनजाति का यह विद्रोह लगभग 20 वर्षों तक चला। तो बहुत लंबा समय माड़िया विद्रोह के नाम से चला है। और अगला है 1857 का विद्रोह। हम आप सभी जानते हैं कि 1857 का जो विद्रोह है वह भारत देश को 1857 का जो विद्रोह है वह दक्षिण भारत में ध्रुव राव ने ब्रिटिश सेना का जमकर मुकाबला किया। ध्रुव राव माड़िया जनजाति के डोगला उपजाति का था, उसे अन्य जनजातियों का पूर्ण समर्थन हासिल था। 1857 का विद्रोह हमारे इतिहास की एक प्रमुख विद्रोह के नाम से जानी जाती है और इस विद्रोह में दक्षिण बस्तर के जनजातियों ने खुलकर मुकाबला किया। अगला है कोई विद्रोह जो 1859 में हुआ है। यह जनजाति विद्रोह कोई जनजातियों द्वारा 1859 में साल वृक्षों की कटाई के विरुद्ध में किया गया था। जब बस्तर में साल वृक्षों की कटाई होने लगी तो कोई नाम की जो जनजाति थी उन्होंने इन साल वृक्षों की कटाई के विरोध में विद्रोह किया। उस समय बस्तर के शासक भैरमदेव थे। बस्तर के जमींदारों ने सामूहिक निर्णय लिया कि साल वृक्षों की कटाई नहीं होने दिया जाएगा, लेकिन ब्रिटिश शासन ने इस निर्णय के विरोध में कटाई करने वालों के साथ बंदूकधारी सिपाही भेज दिए। जनजाति इससे आक्रोशित हो गए और उन्होंने कटाई करने वालों पर हमला कर दिया। इस विद्रोह में नारा दिया गया, एक साल वृक्ष के पीछे एक व्यक्ति का सिर, अर्थात अगर कोई साल वृक्ष को काटने के लिए आएगा तो हम उसका सर काट लेंगे, अर्थात एक पेड़ के बदले एक सर का कटना यहाँ पर नारा के रूप में बुलंद किया गया। परिणामतः ब्रिटिश शासन में ठेकेदारी प्रथा समाप्त कर साल वृक्षों की कटाई बंद करनी पड़ी। अगला है मुड़िया विद्रोह। मुड़िया विद्रोह 1876 में हुआ है। 1867 में गोपीनाथ कापरदास बस्तर राज्य के दीवान नियुक्त किए गए। उन्होंने जनजातियों के बड़े पैमाने पर शोषण आरंभ किया। उनका विरोध करने के लिए विभिन्न परगनों के जनजाति एकजुट हो गए और राजा के दीवान की बर्खास्तगी की अपील की, किंतु यह मांग पूरी न होने के कारण उन्होंने 1876 में
जगदलपुर का घेराव कर दिया। राजा को किसी तरह अंग्रेज सेना ने संकट से बचाया। उड़ीसा में तैनात ब्रिटिश सेना ने इस विद्रोह को दबाने में राजा की पूरी सहायता की। अगला है भूमिकाल विद्रोह। भूमिकाल विद्रोह 1910 में हुआ है। 1910 में भूमिकाल का विद्रोह बस्तर का सबसे महत्वपूर्ण एवं सबसे बड़ा विद्रोह था। इसने बस्तर के 84 में से 46 परगने को अपने चपेट में ले लिया। इस विद्रोह के प्रमुख कारण थे जनजातीय वनों पर अपने पारंपरिक अधिकारों एवं भूमि व अन्य प्राकृतिक संसाधनों के मुक्त उपयोग तथा अधिकार के लिए संघर्षरत रहना। 1908 में जब यहां आरक्षित वन क्षेत्र घोषित किया गया और वनोपज के दोहन पर नियंत्रण लागू किया गया तो जनजातियों ने इसका विरोध किया। अंग्रेजों ने एक और दो ठेकेदारियों को लकड़ी काटने की अनुमति दी और दूसरी ओर जनजातियों द्वारा बनाई जाने वाली शराब के उत्पादन को अवैध घोषित कर दिया। विद्रोहियों ने नवीन शिक्षा पद्धति व स्कूलों को सांस्कृतिक आक्रमण के रूप में देखा। अपनी संस्कृति की रक्षा करना ही उनका उद्देश्य था। पुलिस के अत्याचार ने भूमिकाल विद्रोह को संगठित करने में एक और भूमिका निभाई। उक्त सभी विद्रोहों को आंग्ल मराठा सैनिक दमन करने में सफल रहे। वो विद्रोहियों को अपने लक्ष्य की प्राप्ति में सफलता नहीं मिल सकी, पर राजनीतिक चेतना जगाने में ये सफल रहे। सरकार को भी अपनी नीति निर्माण में इनकी मांगों को ध्यान में रखना पड़ा। 1857 के महान विद्रोह के उपरांत अर्थात बाद में भारतीय सामाजिक सांस्कृतिक जीवन में हस्तक्षेप न करने की अंग्रेज नीति ऐसे ही विद्रोहों का परिणाम थी। अर्थात इसी तरह के विद्रोह के कारण ही अंग्रेजों को जनजातियों के पक्ष में सोचने के लिए मजबूर होना पड़ा और उनके द्वारा नीति निर्माण करते समय जनजातियों के हित को ध्यान में रखकर नीतियों का निर्धारण किया गया। कालांतर में इन विद्रोहों के आर्थिक कारकों ने नवीन भारत की नीति निर्माण में भी मार्गदर्शन किया है। अब हम इस पाठ से संबंधित कुछ प्रश्नों पर विचार करेंगे और इन प्रश्नों के उत्तर जानने का प्रयास करेंगे, जो इस प्रकार से है।